हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है बफर्स। बफर्स को शुरू करने से पहले हम एसिड्स और बेसेस के बारे में बात करेंगे, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस को डील करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड किस तरीके से होता है और हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बफर्स का जो ये चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, नाम है बफर्स। तो शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि एसिड्स और बेसेस क्या होते हैं। एसिड्स और बेसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, एसिड्स एंड बेसेस। तो एसिड्स और बेसेस को डिफाइन करने के लिए ब्रॉन्स्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन को डोनेट करेंगे प्रोटॉन को, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे एसिड। सिंपल टर्म्स में जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन को डोनेट करेंगे दो सब्सटेंसेस विल बी कॉल्ड एज एसिड, एंड द सब्सटेंसेस दैट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे बेस। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट था हमारे ब्रॉन्स्टेड साहब का। ब्रॉन्स्टेड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एसिड और बेस के बारे में ये बात कही थी। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ हमें और देखनी है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड में क्या अंतर है। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिख दिया और वीक एसिड में क्या अंतर है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज़ है तो वो एक्वस इन्वायरमेंट में फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा, फुल डिसोसिएशन हो जाएगा। किसका? जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका फुल डिसोसिएशन हो जाएगा जब वो एक्वस इन्वायरमेंट में रहेगा। ठीक, लेकिन यही बात अगर हम लोग वीक एसिड की करें तो वीक एसिड जो है वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं करेगा, इट वोंट डिसोसिएट कम्प्लीटली। कहाँ पे? एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर फुल डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होगा। किसका? वीक एसिड का। इसके उल्टा स्ट्रॉन्ग एसिड का फुल डिसोसिएशन हो जाएगा। और सेम चीज़ किसके किसके साथ हम लोग कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस भी इसी तरीके से फुल डिसोसिएट हो जाएगा बट वीक बेस नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था, इसको आप लोग ज़रूर मार्क कर लीजिएगा स्टार मार्क बना करके कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में क्या डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताना चाहता था जो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के बारे में, ठीक इस तरीके से हम लोग इसकी बात करेंगे। तो इसको एक इक्वेशन की माध्यम से समझते हैं। इक्वेशन क्या है मेरी? Ha प्लस बी माइनस गिव्स ऑफ, क्या देगा? Hb प्लस A माइनस। ठीक, ये इक्वेशन हो गई मेरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एसिड है, एसिड डिसोसिएट होने के बाद क्या बनाता है? अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है। तो अगर हम लोग Ha को एसिड बोल रहे हैं तो डिसोसिएट होने के बाद, यानी कि जब उसका प्रोटॉन अलग हो जाएगा एसिड से, व्हेन द प्रोटॉन विल बी डिसोसिएटेड, जब ये प्रोटॉन अलग हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे H खत्म हो गया है, केवल A माइनस प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। एसिड हो गया, एसिड का क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को मैं Cb लिख देता हूँ। फिर इसी तरीके से ये Hb क्या है? Hb आपका एसिड है, और जब ये इसका प्रोटॉन जब अलग हो रहा है, यानी कि जब ये डिसोसिएट हो रहा है, तब ये क्या फॉर्म कर रहा है? B माइनस। ओके, इट इज़ फॉर्मिंग B माइनस। तो Hb क्या है? Hb क्या है? Hb इज़ अ
वीक एसिड, या Hb क्या है, एक एसिड है, उसको एसिड लिख देते हैं। Hb एक एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस है इसका B-। ठीक, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल हो गया कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि कॉन्जुगेट एसिड या बेस क्या है, तो एसिड जब डिसोसिएट हो जाता है तो फॉर्म करता है अपना कॉन्जुगेट बेस, और यही जब बेस के साथ अगर हम उसका उल्टा लेके चलें, तो बेस के साथ जब ये वाला बेस है अगर हम लोग उल्टा लेके चलें, तो इस बेस के साथ जब H+ जुड़ जाता है तो वो फॉर्म करता है कॉन्जुगेट एसिड। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में चीज़ें बता दी हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंस भी मैंने बताया कि जो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है दैट इज़ वीक। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। अब ये समझ लीजिए कि इसका डेरिवेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो आ सकता है। तो ठीक है, उसका डेरिवेशन सीखते हैं बहुत आसानी से, किस तरीके से उसका डेरिवेशन किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, Ha प्लस H2O। Ha प्लस H2O क्या बना रहा है, Ha प्लस H2O बना रहा है H3O प्लस प्लस A-। ठीक, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको अगर के इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखना चाहें तो के इक्विलिब्रियम कितने के बराबर हो जाएगा, जिस तरीके से हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। H3O प्लस, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इनटू A-, ये ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Ha इंटू H2O। ठीक, ये इतना तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप लोग सोचिए कि ये जो वाला जो H2O है इसका जो कंसंट्रेशन होता है, ये कंसंट्रेशन नोन है 55.5 मोलर। ठीक, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एक, आपको पता है के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है। अब इधर हम लोग ये H2O की जो वैल्यू है 55.5, ये हम लोग इधर लेके आ जाते हैं। 55.5 मोलर इक्वल टू किसके है, H3O प्लस, बस सारा का सारा डेटा जो ऊपर था वो हमें लिख देना है, H3O प्लस इंटू A- डिवाइडेड बाय HA। सिर्फ HA ही रहेगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ HA रहेगा। जो H2O है वो तो हम लोग वापस के इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई करने ऊपर ले गए हैं। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि के इक्विलिब्रियम इंटू 55.5 जो होगा ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि के इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है और 55.5 जो मोलार जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग नाम देंगे Ka। Ka का मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ka इज इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू A- अपॉन Ha। ठीक, ये चीज़ लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। ठीक, लॉग किस तरीके से लेंगे आपको पता होगा। अगर इसको लॉग हम लोग लें तो लॉग के इस साइड में लॉग का टर्म होगा, लॉग Ka इज इक्वल्स टू लॉग H3O प्लस प्लस लॉग A- और माइनस लॉग HA। माइनस लॉग HA क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे HA जो है वो डिनोमिनेटर में है, और प्लस A- क्यों हो रहा है, क्योंकि A- जो है न्यूमरेटर में है। तो ये लॉगरिथम के रूल्स होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ
जो log H3O वाला टर्म है, जो ये वाला टर्म है, इसको इधर लेके आ जाना है और log Ka वाला टर्म को इधर लेके चले जाना है। बस साइन का ध्यान देना है। तो हम जब इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे log H3O प्लस को, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा नेगेटिव log H3O प्लस, ठीक, इज इक्वल्स टू नेगेटिव log ऑफ Ka, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इज इक्वल्स टू होगा log A माइनस, सॉरी ये यहाँ प्लस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, प्लस log A माइनस और माइनस log HA। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज कर दी है प्लेसेस किस किस की, H3O प्लस जो था, H3O प्लस को हम लोग ले करके दूसरे साइड में चले गए, इस साइड में ले आए H3O प्लस को, और Ka को इस साइड में ले आए। अब मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी चीज़ का नेगेटिव लॉग जो होता है वो उसी चीज़ के बराबर हो जाता है। H3O प्लस को हम लोग H प्लस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस को PH लिखा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू P दैट थिंग, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस या नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू PH। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को हम लोग बोल सकते हैं PH बराबर हो गया। अब जैसे मैंने बताया था नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PK इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, log A माइनस, ठीक, तो log A माइनस यहाँ पे हमने लिख दिया, और क्योंकि ये जो अगला टर्म है उसके बीच में नेगेटिव साइन है, तो लॉगरिथम में जब नेगेटिव साइन होता है तो वो डिवीज़न दिखाता है। तो ये जो है ये फाइनल टर्म हो गया, फाइनल आपकी हैंडरसन हैसेलबैक की इक्वेशन हो गई। सॉरी, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो है आपका log A माइनस बाय HA, ये आपकी फाइनल जो है इक्वेशन हो गई हैंडरसन हैसेलबैक की, ठीक। तो ये बेसिकली आपका डेराइव करने के बाद ये वाला टर्म आना चाहिए। A माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं, और HA को हम लोग एसिड भी बोलते हैं। तो इस टर्म को जो PH इज इक्वल्स टू PKA, ये सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, PH PKA प्लस भी सेम रहेगा, log सॉल्ट बाय एसिड भी इस टर्म को लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये फाइनल जो डेरिवेशन है आपका हैंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन का हो गया। अब इस ये जो टर्म आया है, इस टर्म को हम लोग और एक और अच्छे तरीके से एक और बेटर एक इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो भी देखते हैं। हमने कहा है कि जो आपका pH है, जो फाइनल जो डेरिवेशन आया है उसमें क्या हमने कहा कि जो pH है वो बराबर है PKA प्लस log A माइनस अपॉन HA के बराबर है, यही हम कह रहे हैं। अब जब हमने इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, HA प्लस H2O गिव्स ऑफ H3O प्लस प्लस A माइनस, यही तो लिखा था। अब ये देखिए इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये A माइनस टर्म है और दूसरा टर्म क्या है, HA वाला टर्म है। दीज टू टर्म्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। तो अगर हम ये चाहें कि PKA को डिफाइन करना चाहें, PKA को डिफाइन करने के लिए ये जो इक्वेशन आई है हैंडरसन हैसेलबैक वाली, दिस इज़ द बेस्ट इक्वेशन। किस तरीके से PKA इसमें डिफाइन हो सकता है, PKA को डिफाइन करने के लिए अगर हम ये वाला टर्म, इस टर्म को अगर हम ज़ीरो कर दें, इस टर्म को अगर हम ज़ीरो कर दें, तो PH किसके बराबर हो जाएगा, तब PH बराबर हो जाएगा PKA के। अगर हम लोग इस वाले टर्म को ज़ीरो कर देते हैं तो ये वाला टर्म ज़ीरो कैसे होगा, A माइनस और HA अगर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर बराबर हो जाए, तो A माइनस और HA बराबर कब होंगे, जब 50% डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि A माइनस और HA बराबर हो जाएंगे तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, log ये और ये कट जाएगा, log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू आ जाएगा 0, तो pH बराबर हो जाएगा PKA के।
तो इन दैट केस हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, pKa would be that pH at which the acid would be 50% डिसोसिएटेड। जब 50% डिसोसिएशन हो जाएगा, ऐसा pH जब डिसोसिएशन कितना है 50% है, दैट pH would be called as pKa। pKa को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक, तो ये आपका हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का। pKa की बात हो गई, pKa को हमने डिफाइन भी कर लिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं वीक एसिड या टाइट्रेशन के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बफर काम करता है। पहले बफर की बात कर लेते हैं। अब बफर जो है, बफर की डेफिनेशन ही आप कहती है कि बफर रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट किस चीज़ का करता है, रेजिस्ट करता है पीएच में चेंज के, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच। पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है बफर। अब किस तरीके से करता है ये भी देख लेते हैं। तो जो बफर होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड मैंने लिख दिया, और ये है क्या, बेसिकली वीक एसिड है। ए का मतलब है एसिटिक एसिड। ठीक, और ये वीक एसिड है। और CH3CONA की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था, और जब वो CH3COOH से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CH3COONA। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ये एक पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम है CH3COOH और CH3CONA का, जो काम कर रहा है एज अ बफर। काम किस तरीके से कर रहा है, एज अ बफर काम कर रहा है। ठीक, अब अगर सपोज करते हैं कि इस सिस्टम में अगर हम लोग बाहर से NaOH डालते हैं, तो NaOH क्या करेगा, टूटेगा Na प्लस OH माइनस में। ठीक, अब ये OH माइनस जो है वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपका जो pH है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, pH को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वो CH3COOH के कांटेक्ट में आएगा तो CH3COOH क्या होगा, टूटेगा। किसमें किसमें, CH3COO माइनस में प्लस H प्लस में। अब ये वाला जो H प्लस है ये इस OH माइनस के साथ इंटरैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, वाटर। ठीक, जैसे जैसे आप NaOH डालते जाएंगे वैसे वैसे ये रिएक्शन जो है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती जाएगी और H प्लस आयन को रिलीज़ करती जाएगी। H प्लस आयन रिलीज़ होगा तो इस रिएक्शन का जो pH है वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये H प्लस जा कर के इस OH माइनस से इंटरैक्ट करेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जस्ट इसका उल्टा देखते हैं। हमने अभी NaOH डाला था रिएक्शन में, अगर हम HCl डालते हैं, HCl क्या हो गया, HCl इज़ एन एसिड। अब HCl जब ये टूटेगा तो देगा H प्लस प्लस Cl माइनस। Cl माइनस से हमें मतलब नहीं, हम देखेंगे H प्लस को। क्यों, क्योंकि pH तो यही चेंज करेगा। ठीक, अब H प्लस आयन जब आपके सिस्टम में आया तो क्या होगा, आपने दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा जो यूनिट है या दूसरा कंपोनेंट है जो है CH3COONA, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब क्या होगा, ये H प्लस तो बना, HCl डालने से क्या होगा, ये H प्लस बन रहा है, बट ये CH3COO माइनस के साथ इंटरैक्ट करेगा, CH3COO माइनस के साथ इंटरैक्ट करेगा और ये जो रिएक्शन था ये बैकवर्ड जाने लगेगा। यानी कि जितना भी आपका H प्लस आयन है वो ये CH3COO माइनस खींच लेगा और pH में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वापस CH3COOH बनने लग रहा है। तो ये हो गया बफर किस तरीके से आपका
काम करता है, किस तरीके से रेजिस्ट करता है चेंज को, किस चीज़ में, पीएच के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। तो ये आपका हो गया कि बफर किस तरीके से काम करता है। अब ये एक फिगर बना हुआ है आपके मॉड्यूल के अंदर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वीक एसिड का टाइट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक, वीक एसिड का टाइट्रेशन हो रहा है। एक चीज़ बहुत हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जो वीक एसिड है, अगर उसका pKa आपको दिया हुआ है, वीक एसिड है उसका pKa दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि वो pH का जो चेंज है, जो pH का चेंज है वो रेजिस्ट सबसे ज़्यादा कब करेगा, अपने सबसे ज़्यादा pH के चेंज को सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कब करने जा रहा होगा, जब वो उसके pKa से +1 या -1 होगा। यानी कि अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 4.76 दिया हुआ है, 4.76 वैल्यू दी हुई है pKa की। pKa की वैल्यू कितनी है, 4.76। इस pKa की वैल्यू 4.76 है। तो अगर इसका pH, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि pH पहले बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है, 4 के जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे pH धीमे धीमे बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से ना बढ़ करके धीमे धीमे बढ़ रहा है। धीमे धीमे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4.76 जो है दैट इज़ द pKa। तो मैंने बताया कि pKa के नज़दीक, pKa के +1 या -1 पे रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। इसी पॉइंट पे सबसे धीमे धीमे आपका जो pH है वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप OH- इधर बढ़ाते जा रहे हैं, NaOH सपोज करिए आप अपने इस सिस्टम में डाल रहे हैं, NaOH के साथ क्या होता है, OH- आयन बढ़ता जाता है। OH- आयन बढ़ रहा है तो OH- आयन शुरुआत में तो आपका pH बढ़ाता चला जाएगा, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये 4 के नज़दीक आ रहा है, 4 के नज़दीक आ रहा है तो उसका pH जो है वो बढ़ना बहुत धीमे हो जाता है। और जैसे ही ये 4.76 से ऊपर यानी कि 5.76 के पार जाता है तो pH आपका बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ने लग रहा है। तो यही मैं समझाना चाहता था। मुझे लगता है ये लेक्चर आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया होगा बफर के कॉन्सेप्ट में। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।